अनुवाद सक्रियता के साथ लेखन था। उनको कॉपी दोगे ना, इसमें एवं प्रोफाइल्स एंड अनुवाद आपने किया। आपकी कई 1 दर्जन से भी अधिक इसमें दोनों जगह होते हैं। आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई और अनेक पुस्तकों किया। विदेश यात्रा पर चर्चित रही है। आप उच्च कोटि रचना धर्मिता के कारण आपको राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से डॉक्टर कन्हैयालाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। आप एवं कई शिक्षा राजस्थान साहित्य, समाज, राजनीति, पर्यावरण, नृत्य, फोटोग्राफी एवं संचार और सभी क्षेत्रों में अध्ययन और रुचि रही। आप लंबे समय से फिल्म सोसाइटी, फिल्म फेस्टिवल, प्रगति लेखक संघ एवं राजस्थान प्रगति लेखक संघ का दायित्व खूबी योग्यता सोसाइटी की से निर्वहन किया एवं वर्तमान सक्रिय हैं। सर, आपके 2 पंक्ति में बोल सकती हूँ। स्वीकार आमंत्रण रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता स्वागत श्रीमान। मैं आमंत्रित करती हूँ अग्रवाल साहब को कि वो हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। आइए अग्रवाल साहब। प्राचार्य एवं बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रोफाइल्स का लेटर का भी अनुवाद आपने इस यात्रा के अनुभवों पर लिखित। क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, आपने मेरा बड़ा लंबा परिचय दे दिया। हालांकि कल मैंने आपसे ये प्रार्थना की थी कि इतना लंबा परिचय सर, मैंने उसमें बहुत कट करी है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कृपया सबको म्यूट कर दें, तो ये जो नेपथ्य से आवाजें आ रही है वो नहीं आएंगी। और साथीगण भी जब वे सहभागिता नहीं कर रहे हैं तो स्वयं को म्यूट कर लें। ठीक है, क्या मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूँ? पुस्तक लेखन एवं प्रोफाइल उदयपुर से डॉक्टर कन्हैयालाल शिक्षा साहित्य तो भी प्रतिभा अपना आवाज म्यूट कर दे, नहीं तो बहुत अधिक व्यवधान आएगा, विचार स्पष्ट सुनाई नहीं देंगे। स्वागत है। अध्ययन और रुचि रही। आप जहाँ अंजलि इसमें भी नहीं ये किस नाम से मोबाइल? उच्च कोटि की सक्रिय है। कौशल कल्याण कर दिया को पोस्ट बना दिया, मेरे को बना दिया। क्या मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूँ? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार बंद सिंह जी। नमस्कार पल्लव जी। वेलकम सर, अच्छा लगा आपके
जनसत्ता के द्वारा आपसे जुड़ रहे हैं और चलिए हम लोग बातचीत शुरू बड़ा करें। अच्छा पढ़ने को मिलता है। ख्याल है कि अग्रवाल साहब बोले, बाकी सबको जी। म्यूट करवाइए ताकि उनकी बात सुन सके। यस यस बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं कि अब सभी लोगों को म्यूट कर दिया गया है और मेरी आवाज आप तक जी। पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर आप सबका अभिवादन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे राजस्थान के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से एक राजकीय महाविद्यालय अजमेर ने ये वेबिनार आयोजित किया है। बहुत सारे लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं मेरे पूर्व परिचित या मित्र हैं, उनसे जुड़ना तो अच्छा लग ही रहा है। बहुत सारे नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का अभिवादन करता हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात यह भी है कि यह आयोजन जिस राजकीय महाविद्यालय अजमेर में हो रहा है, उसकी प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव जी से मेरी बहुत आत्मीयता रही है और अपनी नौकरी के आखिरी 3 वर्षों की जो सबसे सुखद स्मृतियां मेरे पास हैं, उनमें से एक स्मृति डॉक्टर प्रतिभा यादव जी की कर्मठता, उनकी विनयशीलता, उनके सौजन्य और उनकी कार्यकुशलता की भी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहा हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे 2 और युवा साथी वक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सार्थक बातें तो वे ही करेंगे। डॉक्टर पल्लव हिंदी के बहुत जाने माने आलोचक हैं और हिंदी की सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक बनास जन के वे संपादक हैं, तो उन्हें सुनने का लालच मुझे भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर बनाई सिंह से मेरी बहुत पुरानी आत्मीयता है। वे युवा हैं, उत्साही हैं और खूब पढ़ते हैं, तो वे भी खासतौर से उन्होंने आज बोलने के लिए जो विषय चुना है, वो विषय वही है जिसमें थोड़ी बहुत गति मेरी भी है। वैसे तो संयोग ये है कि पल्लव जी, डॉक्टर बनाई सिंह जी और मैं, हम तीनों ही गद्य और कथा साहित्य में ज्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें और भी करेंगे। मैं अपनी बात बहुत ज्यादा विषय के भीतर घुसकर नहीं करूंगा, बल्कि मैं परिधि पर रहकर एक तरह से विषय से आपको परिचित करवाने का प्रयास करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि मेरे बाद बोलने वाले ये दोनों विद्वान वक्ता उस बात के विस्तार में जाएंगे। आज इस वेबिनार के लिए जो विषय आप लोगों ने चुना है, वो विषय वाकई बहुत महत्व का और बहुत विचारणीय है। सामयिक चुनौतियां और हिंदी साहित्य। अब क्योंकि हम सब लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, शिक्षक तो मैं नहीं कहूंगा, हम लोग, कम से कम मैं तो शिक्षक नहीं हूं, मैं तो अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूं और मैं सोचता हूं कि आप सब भी एक अर्थ में विद्यार्थी ही हैं। तो हम सब लोग ये पढ़ते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन मैं इतने वर्षों में जो समझ पाया हूं वो ये कि साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है, और भी बहुत कुछ है। दर्पण तो निष्क्रिय होता है, आप उसके सामने खड़े हो जाएं, वो आपकी छवि जस की तस दिखा देता है। लेकिन क्या साहित्य भी उसी तरह समाज का दर्पण है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे लगता है कि साहित्य अपने समय की समीक्षा भी है, साहित्य भविष्य दर्शन भी है, साहित्य अकेले का रुदन भी है, साहित्य सामूहिकता का उत्सव भी है। न जाने क्या क्या है साहित्य। लेकिन हाँ, साहित्य की जब मैं बात करता हूं तो मुझे अपने कबीरदास बहुत याद आते हैं। कबीर ने क्या खूबसूरत बात कही थी, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। और मैं जब अपने चारों तरफ अपने समाज को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि समाज में बहुत सारे लोग जो भी हालात हैं उनमें बड़े आनंद भाव से जी रहे हैं, मगन हैं, उन्हें कोई जगत गति नहीं व्याप्ति है, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन उसी समाज में ये जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो बहुसंख्यक तो नहीं है,
अल्पसंख्यक ही हैं, बहुत छोटे आकार में वो लोग हैं, लेकिन वो लोग जागते हैं, देखते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं और ये सब करते हुए औरों को जगाने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि कहीं कबीर, ये जो दुखिया दास कबीर कहकर जिसको संबोधित कर रहे हैं, वो साहित्यकार को तो संबोधित नहीं कर रहे हैं। और साहित्यकार यही तो करता है, वो जागता है और रोता है। अब कबीर से एक लंबी छलांग लगाकर मैं प्रेमचंद तक आऊं। प्रेमचंद का वो प्रसिद्ध भाषण आप सबने जरूर पढ़ा है, न जाने कितनी बार आपने पढ़ाया होगा, साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता। वहां प्रेमचंद ने क्या कहा था, आप याद कीजिए उनके शब्द। उन्होंने कहा था, साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। तो अब देखिए, हम दर्पण से बाहर निकलकर जीवन की आलोचना तक पहुंच रहे हैं। साहित्य जीवन की आलोचना करता है। अगर यहां तक भी बात स्पष्ट न हो तो प्रेमचंद के उसी व्याख्यान का एक और अंश आप याद कर लीजिए। प्रेमचंद कहते हैं, साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर यह उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है, वह उसे दिखाई ही नहीं देती। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुढ़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, जिससे दुनिया जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों न ऐसे सामान इकट्ठे किए जाएं कि वो गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। और अगर आप इन पंक्तियों पर थोड़ा ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य का सामयिक चुनौतियों से कितना गहरा रिश्ता है। कोई भी सजग साहित्यकार अपने समय की चुनौतियों की अनदेखी कर ही नहीं सकता। जाहिर है कि हमारा हिंदी साहित्यकार भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन यहीं एक बात मैं कहूं, और वो बात यह है कि हर साहित्यकार की संवेदना दूसरे साहित्यकार की संवेदना से अलग होती है, और इसीलिए स्वभावतः जो बात एक साहित्यकार के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, वही बात सारे साहित्यकारों के लिए चुनौतीपूर्ण हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यही कारण है कि अगर आप व्यापक रूप में साहित्य के परिदृश्य को देखें तो आप पाएंगे कि हर साहित्यकार के सरोकार, उसकी चिंताएं अलग अलग हैं। लेकिन इस सब के बाद भी अगर हम समकालीन हिंदी साहित्य परिदृश्य पर एक नजर डालें तो मुझे लगता है कि हमारा आज का कथाकार, मैंने अपनी चर्चा के लिए कथा के क्षेत्र को चुना है, तो हमारा आज का कथाकार जिन समस्याओं को ज्यादा गंभीरता से लेता है उनमें सांप्रदायिकता, गैर बराबरी, आर्थिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, हाशिए के लोगों का उत्पीड़न, विस्थापन, ये चीजें जरा ज्यादा प्रमुख हैं। हालांकि ये कोई एक पूरी सूची नहीं है, सूची बनाना संभव भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो हमारे साहित्यकारों की चिंताएं हैं, इन चिंताओं के कारण पिछले कुछ वर्षों में हमारी शब्दावली में एक नया शब्द जुड़ा है, विमर्श। तो ये जो हमारे साहित्य के बहुत सारे विमर्श हैं, चाहे वो दलित विमर्श हो या स्त्री विमर्श हो या आदिवासी विमर्श हो या किन्नर विमर्श हो या कोई और विमर्श हो, ये सारे विमर्श क्या हैं अंततः? अगर आप पुरानी शब्दावली का नया रूपांतरण समझ सकें
तो आप पाएंगे कि जिन्हें हम कल तक चुनौतियां कह रहे थे, वही चुनौतियां इन विमर्शों के रूप में हमारे साहित्य में उभर कर सामने आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब ये विमर्श शब्द हमारे सामने आया तभी से हमारा साहित्यकार चुनौतियों से जूझने लगा। शब्द पहले ही पहले नहीं था, लेकिन चुनौतियों से वो तब भी जूझ रहा था। आप जरा 1935-36 के प्रेमचंद को याद कर लीजिए, वो गोदान में किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य ये होता है दोस्तों, आज भी जब मैं गोदान का स्मरण करता हूँ, गोदान की कथा का स्मरण करता हूँ, तो मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख भी होता है कि प्रेमचंद उस समय जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, वे समस्याएं हल नहीं हुई हैं, बल्कि अधिक विकराल होकर आज हमारे सामने आ गई है। आप सोचिए ना कि कैसे प्रेमचंद ने किसान की दुर्दशा 1935-36 में देख ली थी, और आज उसी प्रेमचंद के देश में 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और कोई उनकी सुन नहीं रहा है। मैं इस बात के बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, प्रेमचंद की गोदान की कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, साहित्य की और बहुत सारी कृतियों का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये काम डॉक्टर बनय सिंह बहुत कुशलता से करेंगे और मैं उनके मैदान में जाकर उनकी चीजें छीन नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ संकेत करना मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। अब आप देखिए, भीष्म साहनी का बड़ा प्रख्यात उपन्यास है तमस। तमस में भीष्म साहनी सांप्रदायिकता की जिस समस्या को उठाते हैं और बाद में असगर वजाहत या स्वयं प्रकाश जैसे लेखक उन्हीं समस्याओं से जिस तरह से टकराते और जूझते हैं, क्या क्या वो समस्याएं समाप्त हो गई है? स्वयं प्रकाश की अमर कहानी पार्टीशन को आप याद कीजिए, चौथा हादसा को आप याद कीजिए, और आज के समाज को जरा आप एक नजर डालकर देख लीजिए। आप पाएंगे कि हम लोग कल से आज ज्यादा सांप्रदायिक हो गए हैं। और ये सब क्यों लिख रहे हैं? बहुत खतरा है वो लिखने में। आज इन्हें खतरे झेलने भी पड़ रहे हैं, इन्हें अपमानित भी होना पड़ रहा है, इनके लिए न जाने किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे कथाकार उन चुनौतियों आज जूझ रहे हैं। मन्नू भंडारी का महाभोज जरा याद कीजिए आप, स्वरूप वो सामने लाती है। ये राजनीति किसी का भला करने के लिए नहीं है, केवल हमारी लाशों पर अपना महाभोज करने के लिए है। जब मन्नू जी ने ये उपन्यास लिखा था तब से अब तक स्थितियों में क्या बदलाव हुआ है, क्या स्थितियां बेहतर हुई हैं या बदतर हुई हैं। लेकिन एक बात और मैं यहाँ याद दिलाऊं, जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे कैलेंडर बदल रहे हैं, तारीखें बदल रही है, पुरानी समस्याएं तो हल नहीं हो रही हैं, लेकिन नई समस्याएं और आती जा रही हैं। मैं 2-3 किताबों की चर्चा करूं। अगर आप ममता कालिया की उपन्यासिका दौड़ को याद करें, स्वयं प्रकाश के उपन्यास ईंधन को याद करें, या काशीनाथ सिंह के छोटे से उपन्यास रेहन पर रघु को याद करें, तो आप पाएंगे कि ये लोग हमारे समय में पैदा हुई, हमारी पीढ़ी के समय में पैदा हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये जो आर्थिक उदारीकरण हुआ, ये जो भूमंडलीकरण हुआ, ये जो बाजार ने हमारी जिंदगी को, उपभोक्तावाद ने हमारी जिंदगी को आच्छादित कर लिया, इन सारी समस्याओं से हमारे ये कथाकार अपनी रचनाओं में जूझ रहे हैं। असल में होता यह है कि साहित्यकार अपने समय को, अपने समाज को, अपने परिवेश को बहुत बारीकी से देखता है और जो चिंतन करता है। यहाँ अनायास मुझे एक निजी प्रसंग याद आ रहा है। हमारे पुराने साथियों को तो उनका नाम याद होगा, नए साथियों को शायद उनके संज्ञान में ये बात ना हो। कभी हिंदी की एक बड़ी प्रसिद्ध कथाकार रही थी रजनी पणिक्कर, आजकल उनका कोई नाम भी नहीं लेता है। रजनी पणिक्कर जी आकाशवाणी की अधिकारी थी और उन्होंने कॉलेज के बच्चों को लेकर एक कहानी लिखी। वो बच्चे किस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं। वो जमाना चिट्ठियां लिखने का था। मैंने रजनी जी को एक चिट्ठी लिखी और इस बात पर अपना आश्चर्य प्रकट किया कि आपका तो कॉलेज वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग शिक्षा में हैं, लेकिन आप आकाशवाणी में रहते हुए
युवाओं को लेकर ऐसी प्रामाणिक कहानी कैसे लिख सकें? रजनी जी का जवाब मुझे कभी भूलता नहीं है। उन्होंने लिखा कि मैं जब अपने घर से दफ्तर जाते हुए स्कूल कॉलेज के बच्चों को बातें करते देखती हूँ और थोड़ा ठहर कर उनकी बातें सुनती हूँ, तो मैं इनके बारे में सोचती हूँ और वही सारा सोच मेरी इस कहानी में उतर आया है। तो देखिए, एक रचनाकार यही करता है, उसकी आंखें खुली होती है, वो चारों तरफ देखता है और देखकर चीजों का अपनी तरह से विश्लेषण करता है। एक बड़ा फर्क आया है। पहले हमारा साहित्यकार समाधान भी देता था। आप प्रेमचंद के सेवा सदन वगैरह को याद कर लीजिए। एक समस्या है और उपन्यास के अंत तक जाते जाते रचनाकार ने उसका एक समाधान भी दे दिया है। आजकल रचनाकार समाधान नहीं देता है, प्रायः वो बचता है, और मुझे लगता है ये बड़ी व्यावहारिक बात है। वो जानता है कि पूरे समाज के लिए कोई एक समाधान नहीं हो सकता है, और ऐसे में साहित्य समाधान नहीं देता है। जो लोग पुराने मन के हैं, वो आज की रचनाओं को पढ़कर ये सवाल उठाते भी हैं कि आपने तो समस्याएं ही समस्याएं खड़ी कर दी, कोई समाधान तो दिया ही नहीं। लेकिन असल बात यह है कि वो आपकी चेतना को झकझोर रहा है, आप सोए हुए हैं, आपको जगा रहा है, और उसके बाद आपसे कह रहा है कि अपना समाधान आप खुद तलाश कीजिए, मैं प्लेट में रखकर आपको समाधान नहीं सौंपना चाहता हूं। और यहीं मैं अपनी बात को एक और मोड़ देना चाहता हूं, एक और बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हम सामयिक चुनौतियों की बात कर रहे हैं साहित्य के संदर्भ में, लेकिन दोस्तों, एक बात आप जान और समझ लीजिए कि सारा साहित्य हर समय चुनौतियों से ही नहीं जूझता रहता है। असल में साहित्य के बहुत सारे रंग, रूप, शेड्स और मूड्स होते हैं। इसलिए हर कहानी, हर उपन्यास से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो किसी न किसी समस्या को उठाएगा ही। जैसे अभी मैं कह रहा था कि वो समाधान देगा, समाधान की उम्मीद मत कीजिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप हर साहित्यिक कृति से समस्या से जूझने की उम्मीद भी मत कीजिए। बहुत बार कोई कहानी या उपन्यास किसी खूबसूरत मनोभाव को व्यक्त करता है, वहां जीवन का कोई एक पहलू भी होता है। बहुत बार मंजिल महत्वपूर्ण नहीं होती है, मंजिल तक की यात्रा महत्वपूर्ण होती है। अब आप के उपन्यास पढ़िए, कृष्ण बलदेव सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कोई टेक्निकल एरर आ गया। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, लगता है कि हमारे जो मुख्य वक्ता है डॉक्टर अग्रवाल साहब, उनका कनेक्शन हट गया है। हम उनसे बात जारी रख रहे हैं।
सर ने हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया और बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में भी बताया कि जो समकालीनता की हम बात कर रहे हैं और जिस समकालीनता के भीतर जो चुनौतियां हैं वो हर साहित्यकार अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। हम उन्हें सूचीबद्ध नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी साहित्यकार के लिए कोई बात बहुत बड़ी हो और वो ही बात दूसरे साहित्यकार के लिए एक मात्र खेल या खिलवाड़ हो। ये उसकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। उन्होंने प्रेमचंद की बात कही और उससे भी आगे के कवि कबीर जी को लिया। कबीर जी के एक पद को, ये सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। और उन्होंने एक बात ये भी बताई कि जो शायद जागता है वो साहित्यकार ही है। सर आपने ये भी कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम शिक्षक हैं लेकिन हम सदैव विद्यार्थी भी रहते हैं। प्रेमचंद के माध्यम से उन्होंने बताया कि साहित्य क्या है, साहित्य का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से उन्होंने 1935 और 36 के अंतर्गत ही किसानों की दशा के बारे में बताया था। साथ ही इन्होंने असगर वजाहत, स्वयं प्रकाश, रजनी पाणिकर आदि के बारे में बात कही और जो नए नए विमर्श आ रहे हैं वर्तमान समय में, जैसे किन्नर विमर्श है और भी विमर्श है, उनके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। अभी दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी हमारे साथ से जुड़ रहे हैं। उनके बहुत ही अच्छा उद्बोधन है। हम लालायित भी हैं और लालसा से भरे हुए हम टेक्नोलॉजी की तरफ भी देख रहे हैं कि हमारा सहयोग जल्दी से करें और हम उनकी बातों से अपने आप को सुनकर लाभान्वित और गौरवान्वित महसूस करें। मैं पुनः डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। साहित्यकार और वक्ता न केवल बोलने का लालची होता है, श्रोता भी उससे बड़ा लालची होता है कि वो चाहता है कि कानों में रस घुलता ही जाए और कोई हमें सर हमारे बीच जल्दी से जुड़ रहे हैं और जुड़ गए। मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक, अनम्यूट कीजिए सर। सर आप मेरी आवाज अनम्यूट, क्योंकि वो अनम्यूट नहीं करेंगे। मैं करती हूँ। आप सर अनम्यूट कीजिए अपना माइक। शायद यहाँ से करना होगा, आपको करना होगा। सर पुनः आपका स्वागत है। हेलो सर। हाँ ठीक है ना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, अब मैं शुरू कर लूं? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हाँ आप ठीक। जी सर, आप जारी रखिए अपना उद्बोधन। जी मैंने जहाँ ये व्यवधान आया था वहां मैं आपसे बात ये कर रहा था कि सारा साहित्य हर समय चुनौतियों से नहीं जूझता है, वो जीवन के अन्य पक्षों को भी उभारता है। इसलिए आप कभी भी किसी कृति को ये सोचकर खारिज ना करें कि उसमें चुनौतियां नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर साहित्य में, हर कृति में कोई न कोई चुनौती उभारी गई हो। अब आप भक्तिकाल और रीतिकाल को देख लीजिए, वहां उस अर्थ में तो चुनौतियां नहीं है, वहां कोई सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ये सारे संकट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो साहित्य महत्वपूर्ण है। समकालीन साहित्य में भी मैं आपसे ऐसी बहुत सारी कृतियों का जिक्र कर रहा था और चर्चा कर रहा था जहां ये चुनौतियां या समस्याएं या विमर्श नहीं है, लेकिन उस साहित्य की भी खूबसूरती है। अब इस सारी बात को अगर मैं समेटना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से समेटना चाहूंगा। मुझे
आपसे बात करते हुए अनायास एक पुराना गाना याद आ रहा है। शैलेंद्र का नाम आप सब लोगों ने सुना है, गीतकार शैलेंद्र। हम लोग साहित्य में फिल्म वालों की बात प्रायः नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक गाने को याद करूंगा। उनका गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अगर आप इस गीत को याद करें, जैसा जो 4 पंक्तियां मैंने सुनाई है, और आपके लिए संभव हो तो जरा जीना शब्द को साहित्य शब्द से रिप्लेस कर दीजिए। फिर से सुन लें आप, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, साहित्य इसी का नाम है। असल में साहित्य यही तो है कि आप दूसरों के दुख को समझें, दूसरों के लिए आपके मन में प्यार हो, दूसरों की अच्छाई की आप सराहना करें, दूसरों के जीवन को आप अच्छा बना सकें। आज का हमारा जो समय है वो समय बहुत विकट समय है। हमारी चुनौतियां बढ़ती जा रही है और कभी कभी लगता है जैसे हम सब लोग एक अंधी सुरंग में हैं। मुझे आज के समय के लिए राजेश जोशी की एक कविता याद आती है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। शीर्षक है, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। और देखिए, ये कविता कोई आज की कविता नहीं है। आप इसके वो मत सोचिए कि राजेश जोशी एक प्रगतिशील कवि हैं इसलिए वे वर्तमान सरकार की आलोचना करना उनका धर्म है। ये कविता कम से कम 20 साल पुरानी है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा पुरानी है। तब भी ये संकट था, और आज का जो एक नागरिक है, आप और मैं, हम सारे लोग इन संकटों से जूझ रहे हैं। तो साहित्य यही तो करता है, वो संकटों से जूझता है। मैं सारी बात को समेटते हुए उर्दू के महान शायर फैज अहमद फैज की इन पंक्तियों को याद करना चाहूंगा। फैज साहब की शताब्दी अभी हम लोगों ने मनाई है। फैज साहब ने क्या खूबसूरत बात कही है, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। साहित्य ये उम्मीद भी तो देता है हमको कि हम लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। चुनौतियां आती रहेंगी, हम उन्हें हटाते रहेंगे, फिर नई चुनौतियां आएंगी, हम फिर नए हथियारों से उन्हें लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने से मिलने का और मेरी बात आपके साथ साझा करने का अवसर दिया। मैं राजकीय महाविद्यालय अजमेर की प्राचार्य जी और सभी मित्रों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं अपनी बात कह सका। बीच में जो तकनीकी व्यवधान हो गया उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सबको बहुत ही अच्छे विचार दिए साहित्यकारों के बारे में और समसामयिक चुनौतियों के बारे में। आपने यह भी बताया कि हर साहित्य में चुनौतियां ढूंढेंगे तो ये भी साहित्य न होना चाहिए, या यथार्थ में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साहित्य में चुनौतियां ढूंढना बेईमानी है। और उससे पहले मैंने सर की बहुत सारी बातों को कोट भी किया था। अब मैं हमारे
प्रथम तकनीकी सत्र यही समाप्त होता है। हमारा द्वितीय तकनीकी सत्र में आप सबका है और हमारे इस तकनीकी सत्र के प्रख्यात वक्ता है डॉक्टर वल्लभ। मैं उनका परिचय देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे विभाग की सह आचार्य डॉक्टर ललिता शर्मा। आज के इस वेबिनार के अगले वक्ता का परिचय देने के लिए आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद मोनिका मैम। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वे ही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम करते जाते हैं। जी हाँ, मैं आपका परिचय कराने हेतु प्रस्तुत हूँ। ऐसी ही शख्सियत से सौम्य एवं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर पल्लव का जन्म राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी परिवार में 2 अक्टूबर 1973 को हुआ। एमए हिंदी में करने के बाद आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। गद्य आलोचना में क्षेत्र में विशेष रुचि रही है। कहानी का कीर्तन और लेखकों का संसार शीर्षक से आपकी 2 पुस्तकें हैं। आपने साहित्य अकादमी के लिए कवि नरेश चतुर्वेदी पर मोनोग्राफ लिखन का कार्य भी किया है। आपके द्वारा अनेक पुस्तकों के संपादन का कार्य भी हुआ है। मीरा, एक दो तीन, 80 का काशी आदि से संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। साथ ही रचना संचयन का संपादन भी किया है। मैं अपनी कहानियां शीर्षक से हिंदी के 10 प्रतिनिधि युवा कथाकारों के 10 कहानी संग्रहों के चयन एवं संपादन का कार्य आपके द्वारा संपन्न हुआ। साहित्य संस्कृति के विशिष्ट संचयन जन का विगत 12 वर्षों से आप संपादन कर रहे हैं। आपके विभिन्न आलेख, आलोचना एवं समीक्षा लेखों का भी लगभग 2 दशक से प्रकाशन हो रहा है। आपकी साहित्य का भी रुचि एवं बौद्धिक प्रतिभा का सम्मान करते हुए आपको भारतीय रक्षा परिषद, कोलकाता का युवा साहित्य पुरस्कार, बनवारी सम्मान, आचार्य नीलकंठ सम्मान आदि से नवाजा जा चुका है। वर्तमान में दिल्ली के हिंदू कॉलेज में अध्यापन कार्य में रत है। सामयिक चुनौतियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य की भूमिका, इसकी यदि बात करें तो आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती स्वयं साहित्य के समक्ष ही है। समय के साथ व्यक्ति की सोच, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं एवं परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जीवन मूल्यों, सामाजिक एवं वैयक्तिक प्रतिमानों में आए हुए बदलाव के कारण साहित्यकारों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज व्यावसायिक जगत में साहित्य सृजन से लेकर मुक्ति समारोह के बीच संवेदनशील पाठक वर्ग को जुटाना, कंप्यूटर, नेट, साइबर कैफे और गूगल के जमाने में तो कहने में आ ही जाता है कि हिंदी की पत्रिकाएं कौन पढ़ता है। साप्ताहिक हिंदुस्तान का जमाना है। बावजूद इसके हमें कभी भी हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मानवीय मूल्यों को बचाए रखने का साहित्य वह से करता आया है। अनेक चुनौतियों के बावजूद भी कर रहा है। विश्वास है कि आगे भी करता रहेगा। आज भी हिंदी में लगभग 300 पत्रिकाएं निकल रही हैं। आखिर इन पत्रिकाओं का संसार क्या है, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पल्लव। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ। सबसे पहले तो मैं GCA अजमेर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक सुंदर सा आयोजन किया और उस आयोजन में मुझे भी भागीदार बनाया। प्रिंसिपल साहिबा, विभाग के सारे वरिष्ठ प्राध्यापक साथी और इस वेबिनार में भाग लेने वाले राजस्थान और देश के अलग अलग इलाकों के अध्यापक साथियों, जिस विषय पर अग्रवाल साहब ने प्रस्तावना रखी है
उन्होंने काफी काम की बातें, महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं। मैं उन बातों को तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इस विषय के अंतर्गत मुझे जहां बोलना है, मैं वहां जाने से पहले 2-3 बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। मुख्य विषय हमारा इस बातचीत का है सामयिक चुनौतियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य की भूमिका। अब सबसे बड़ी पहली बात तो मेरे मन में यह आती है कि हिंदी को भी छोड़िए, साहित्य की ही क्या भूमिका बची है। मेरे देखते देखते, मतलब मेरा देखना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, मेरा देखना इसलिए यहाँ इस संदर्भ में इसीलिए महत्वपूर्ण है कि मैं अभी खाली 20 साल से ही देख रहा हूँ, जब से मैं हायर एजुकेशन में आया। जिन कॉलेजों में हिंदी में, अंग्रेजी में, आर्ट्स में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या सैकड़ों में, हजार तक होती थी, वहां अब MBA MCA की पढ़ाई हो रही है। वो लोग हिंदी और दूसरे हमारे पारंपरिक विषयों की पढ़ाई को बंद करने की या उनको हाशिए पर डालने की तैयारी में है या डाल चुके हैं। तो सवाल पहला तो यही पैदा होता है कि भाई साहित्य की पढ़ाई करके या करवा के हम क्या हासिल करना चाहते हैं, और उसमें अब उस साहित्य में भी फिर हिंदी साहित्य की भूमिका क्या हो सकती है। तो अग्रवाल साहब ने तो बहुत आशाजनक चित्र हमारे सामने रखा है। सौभाग्य से मैं भी एक ऐसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ जहाँ हिंदी में BA के लिए एडमिशन लेने वालों की संख्या हजारों की तादाद में होती है, और हम मुश्किल से 40-45 बच्चों को एडमिशन दे पाते हैं, और लगभग 100 में से 96-97 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को ही हम हिंदी पढ़ा पाते हैं। और जो कई सारे हमारे मित्र ये सोच लेते हैं कि आरक्षण की वजह से जाने क्या सत्यानाश हो गया, तो उनको भी मैं बता दूं कि आरक्षण मांगने वाले बच्चों के परसेंटेज भी इन 96-97 से बहुत ज्यादा पीछे नहीं होते, उनके 93-94 होते होंगे, 95 होते होंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। तो एक तरफ तो ये दृश्य, दूसरी तरफ उदयपुर के या चित्तौड़ के कॉलेजेस का वो दृश्य जहाँ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या लगातार खत्म हो रही है, या साहित्य की पढ़ाई का मामला ही खत्म होता जा रहा है। सबको लगता है कि अब बाजार की पढ़ाई यानी कि MBA MCA जैसी पढ़ाई से ही हम कर सकते हैं। लेकिन मुख्य फर्क यही है कि जो दूसरी पढ़ाई है या जो MCA MBA वाली पढ़ाई है, वो बाजार के लिए भले ही उपयोगी हो, लेकिन मनुष्य जीवन के लिए जरूरी संवेदनाओं का विस्तार तो साहित्य की पढ़ाई से ही हो सकता है। और ये भी समझने की बात है कि अकारण नहीं है कि हिंदुस्तान में भी अनेक IIT में हिंदी या साहित्य की पढ़ाई को कंपलसरी किया गया है, और उनको साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और दुनिया के पैमाने पर अगर आप देख लें, यूरोप के विश्वविद्यालयों का हाल देख लें, अमेरिका के विश्वविद्यालयों का हाल देख लें, तो वहाँ साहित्य की पढ़ाई को लेकर कोई संकट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये संकट तो हमारे देश में भूमंडलीकरण के बाद जो स्थितियां आ गई है, उनकी वजह से हम ही ने ऐसा मान लिया, और हमारे देश की कुछ सरकारों की नीतियों की वजह से, और कुछ हमारे देश के शिक्षा को लेकर जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनकी वजह से ऐसा हो गया है। अब ये एक अलग विषय है, सोचने की बात है, विचार करने की बात है, लेकिन ये एक जरूरी बात है। इस जो मुझे लगता है जो सबसे इस दौर में जो सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है, साहित्य के सामने है, मनुष्य के सामने है, उनमें वह सबसे पहली चीज तो जो मुझे लगती है वो है भूमंडलीकरण की वजह से जो विषमताएं उपज गई हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और उन विषमताओं के अंदर जो 3-4 बातें मैं देखता हूँ वो सबसे खतरनाक है, जिसमें सबसे पहली चीज है मनुष्य विरोधी मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति। मतलब मुनाफा कमाने की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें मनुष्य का नाश हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केरल में पेप्सी या कोका कोला के लिए जो वाटर पानी खींचने की जो मशीनें लगाई और उनकी वजह से जो खेतों का बुरा हाल हुआ, ये एक उदाहरण हमारे सामने है। इन तमाम विकास के जो नए आयाम है उनकी वजह से आदिवासियों और साधारण लोगों का जो विस्थापन हो रहा है वो दूसरी बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या मुझे लगता है पर्यावरण प्रदूषण की है, जिससे दिल्ली से लगा के देहरादून तक का साधारण आदमी भी परेशान है, दुखी है, और उसका सबसे सीधा सीधा असर ये पड़ रहा है कि हमारे जीवन की या हमारी ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण अंश अपने शरीर को
सामान्य बनाने में या काम चलाऊ बनाने में ही लगाए जा रहे हैं। अब इतनी सारी दवाइयां खाना और पॉल्यूशन की वजह से और जो जो बातें वो सब आप जानते हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात मुझे लगती है सांप्रदायिकता, और उसी के साथ मैं जोड़ देता हूँ धर्मांधता बढ़ती हुई। अब आश्चर्यजनक बात है कि हमारे देश में आज के 100-125 साल पहले एक आदमी में इतनी हिम्मत थी, जब तमाम लोग, जब साक्षरता का प्रतिशत 8-10% भी नहीं रहा होगा, तब एक आदमी में इतनी हिम्मत थी कि वो ये कह सके कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका अजमेर से सीधा संबंध है, गहरा संबंध है, और आज हमारे देश में सरकारें ही मूर्ति पूजा और विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्या क्या काम कर रही है वो सब आपके सामने प्रकट है, छिपा हुआ नहीं है। और उससे उससे मनुष्य जीवन को क्या लाभ होने वाला है, इस पर भी हम सबको विचार करना चाहिए। ये तो एक पक्ष हुआ इस समस्या का। दूसरा पक्ष जो साहित्य के संदर्भ में मैं खास तौर पर देखता हूँ, वो ये है कि जो नया दौर आया है, उस नए दौर में साहित्य के सामने रूप की समस्या बहुत ज्यादा बड़ी होकर आई है। उसका कारण यह है कि यथार्थ को उद्घाटित करने का जो हमारा पारंपरिक ढंग था, उस पारंपरिक ढंग की सीमाएं हम सबने देख ली है। मतलब अब आप देखिए, थोड़ा सा पुराना उदाहरण लूं, पद्मावत अगर आप देखेंगे तो उसमें समुद्र के वर्णन के ही 10 पेज है। अब आप समुद्र कहिए, आपके दिमाग में तुरंत एक बिंब आ जाता है। आपने अगर समुद्र नहीं भी देखा है वास्तविक जीवन में, तो भी आपने इंटरनेट या टीवी के माध्यम से समुद्र के अंदर क्या होता है ये भी आप जानते हैं। तो चाक्षुष माध्यमों के विस्फोट की वजह से, उन माध्यमों की बहुत ज्यादा सक्रियता और जीवन में उनकी बहुत ज्यादा स्वीकार्यता की वजह से साहित्य के लिए ये बड़ी चुनौती आ गई है कि अब आप बताइए कि कोई साहित्यकार क्या वर्णन करेगा। सारा वर्णन तो पाठक को पहले से ही पता है, तो आप क्या नया बताएंगे जिसके लिए कोई साहित्यकार, कोई पाठक किसी साहित्यकार की या किसी कहानीकार की या किसी लेखक की किसी चीज को पढ़े। तो ये मैं दो तरह की चीजें देखता हूँ, पहली जीवन वाली समस्या है, दूसरी साहित्य वाली समस्या। जैसा कि मैं बाजार और संवेदना का अंतर बताने की कोशिश कर रहा था या उसका मैं जिक्र कर रहा था, तो मैं यही एक बात जोड़ देता हूँ कि भाई इस सब में साहित्य की क्या भूमिका होती है। तो साहित्य का सीधा सीधा काम है संस्कारित करना। भारत जैसे देश में जिसका विस्तार इतना अधिक है कि एक तरफ भयानक रेगिस्तान है और दूसरी तरफ भयानक ठंड वाला हिमालय है, तीसरी तरफ मेघालय और नॉर्थ ईस्ट में के लोग बाग हैं जिनके भोजन और रहने की संस्कृति बिल्कुल उत्तर भारत के लोगों से भिन्न है, तो चौथी तरफ आप केरल में चले जाएं या तमिलनाडु में चले जाएं तो वहां का जीवन, वहां का भोजन, वहां का आचार व्यवहार सब अलग है। तो इतने बड़े देश में, जिसे देश भी नहीं महादेश कहना चाहिए, उस महादेश में अगर उस महादेश को यूनाइटेड रखना है, उसको जोड़े रखना है और उसको एक देश की भावना से परिचालित करना है, तो इन सारी विविधताओं का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम सम्मान नहीं करेंगे इस देश की तमाम विविधताओं का, तो क्यों कोई मेघालय वाला अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करेगा, या क्यों रेगिस्तान का आदमी अपनी संवेदना को या दिल्ली के आदमी की संवेदना से अपनी संवेदना जोड़ेगा। तो ये संवेदनाओं को जोड़ने का काम तो मेरा विश्वास है कि कलाओं का ही है, चाहे साहित्य की कलाएं हो, चाहे दूसरी चाक्षुष कलाएं हो, प्रदर्शनकारी कलाएं हो, ये तमाम कलाएं ही ये काम कर सकती है। राजनीति तो जोड़ने से ज्यादा तोड़ने का काम करती है, जिसके बारे में मैं क्या कहूं। तो इन तमाम विविधताओं को बताने के लिए, इन तमाम विविधताओं को देखने के लिए, समझने के लिए साहित्य की नए दौर में जो चुनौतियां हैं, उसमें मुझे लगता है कि जो पारंपरिक हमारे माध्यम है, कविता, कहानी, उपन्यास वाले, वो थोड़े से चूक गए हैं, या ये कहना चाहिए कि वो थोड़े से मध्यम हो गए हैं, या ये कहना चाहिए मुझे कि उनमें उनसे हम अपनी इन नई अपेक्षाओं को पूरा कर पाने में उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं जितना हम कभी भारत के विभाजन पर झूठा सच जैसा उपन्यास पढ़कर मुक्त हो जाते थे। तो यही इस परिस्थिति का ही शायद परिणाम होगा कि पिछले 20-25 सालों में, यानी कि भूमंडलीकरण के आने के 5-10 साल बाद से अचानक हिंदी में आप देखेंगे कि कथेतर विधाओं का
एकाएक विस्फोट आपको देखने को मिलता है। संस्मरणों की बहार है, यात्रा आख्यानों की एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया किताबें आ रही है, रेखा चित्र लिखे गए, निबंध आए, डायरी लिखी जा रही है, रिपोर्टाज आए। अभी रिपोर्टाज की एक किताब, सौभाग्य से मुझे उसकी पांडुलिपि पढ़ने का मौका मिला। राजस्थान पत्रिका से ही जुड़े हुए एक शिरीष खरे नाम के एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों के रिपोर्टाज लिखे हैं और वो मुझे लगता है वो किताब छप के आने वाली है। मुझे लगता है वो एक अद्भुत किताब साबित होगी, जिसमें राजस्थान की भी के रेगिस्तान का भी हाल आप पढ़ सकते हैं और आप विदर्भ के किसानों की आत्महत्याओं के रिपोर्टाज भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे जो पारंपरिक साहित्यिक उपकरण हैं, चाहे वो उपन्यास, कविता, कहानी हो, वो पूरी तरह से चूक गए हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। इसका उदाहरण ये है कि आधुनिक काल के आगमन के बाद भी जगन्नाथ दास रत्नाकर कविताएं लिखते रहे थे और उनकी कविताओं को हम खारिज नहीं कर सकते। उनकी कविताओं का भी अपना महत्व हमेशा बना रहेगा। तो मैं जब कविताओं के संबंध में खास तौर पर विचार करता हूँ इस पूरे परिदृश्य में, इस हमारे नए परिदृश्य में, तो मुझे 3 कवियों के कविता संग्रह तत्काल याद आते हैं। जब मैं अग्रवाल साहब को सुन रहा था, उनका भाषण सुन रहा था, तो मेरे मन में 3 कविता संग्रहों का नाम आया और तीनों सौभाग्य से राजस्थान के। नंद चतुर्वेदी का कविता संग्रह आया आशा बलवती है राजन। ऋतुराज का थोड़ा पहले एक संग्रह आया था लीला मुखारविंद। और प्रभात का अभी पिछले साल एक कविता संग्रह आया है जीवन के दिन। तीनों कविता संग्रह भूमंडलीकरण के बाद या भूमंडलीकरण के कारण बदलने वाले भारतीय समाज का एक तरीके से एक्सरे कर देते हैं, या वो मैं समाज का दर्पण वाला अग्रवाल साहब उसके बारे में खूब कह चुके हैं, वो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ वैसा है। इसी तरह से मैं कहानी और उपन्यास को याद कर रहा था, तो मुझे सबसे पहले याद आता है काशी का 80, काशीनाथ सिंह का उपन्यास, जिस पर एक फिल्म भी बनी थी। उस उपन्यास को लेकर बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हुई कि उसमें गालियां बहुत है। अब भाई गालियां कहाँ नहीं होती, आप घर के बाहर निकलते हैं, गालियां आपके कान में आती है, और आप अगर गालियों से बच के, गालियों को सेंसर करके आपको लगता है कि आप जीवन को ठीक कर देंगे, या आप अपने घर से बस स्टैंड तक जाते हुए जितनी गालियां आपके कानों में सुनाई देती है उन सबको सेंसर कर देने से दुनिया बदल जाएगी, तो ये आपका भोलापन है। काशी का 80 पहला उपन्यास था जो ये बताता था कि भूमंडलीकरण किस तरह से हमारे सामाजिक और धार्मिक और साधारण लोगों के जो सामान्य जीवन का जो ढांचा है उसको किस बुरी तरह से तोड़ रहा है। और एक कलाकृति के रूप में भी वो बेजोड़ किताब है। आप जिस प्रसंग को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था फिल्म में, वो प्रसंग ये था कि कहानी में उस उपन्यास में एक पात्र है, उनको सपना आता है, सपने में शंकर भगवान आते हैं और शंकर भगवान कहते हैं कि तुम मेरा मंदिर तोड़ दो, कोई बात नहीं। वो असल में धर्मानंद जो पात्र है वो ये चाहता है कि उसके घर में जो शंकर का छोटा सा मंदिर है उसको हटा के उसकी जगह एक बाथरूम बना दे, ताकि एक विदेशी किराएदार को वो दे सके अटैच लेट बाथ वाला कमरा। अब उसके मन में ये द्वंद है कि शंकर भगवान का स्थान हटाकर बाथरूम कैसे बना दे। अब आप सोच सकते हैं कि इस बाजारवादी समय में किसकी जीत होगी। आदमी मुनाफे के लालच में, पैसे के लालच में क्या क्या कर जाएगा। और सोचने की बात ये कि ये जो इतना मुनाफा भी नहीं, इतना लालच जो हमारे मन के अंदर पैदा किया गया है, उस लालच को पैदा करने में इस ग्लोबलाइजेशन की क्या भूमिका है, और इस ग्लोबलाइजेशन से संचालित होने वाले जो कला माध्यम है, चाहे फिल्में हो चाहे टीवी सीरियल्स हो, किसको नहीं चाहिए आहा वो क्या कहानी घर घर की सीरियल आप देख लीजिए, या सास बहू वाला सीरियल देखिए, वैसी चमक दमक वाली साड़ी, नौकरों के भी ठाठ। तो हमारे मन में ये तृष्णाएं कौन जगा रहा है। और समझने की बात यह है कि क्या भूमंडलीकरण वाकई सारी विषमताओं को खत्म कर सकता है। हमारे देखने में तो ये आता है, आंकड़े ये बताते हैं, स्टडीज ये साबित करती हैं कि भूमंडलीकरण के बाद में, इन नीतियों के आने के बाद में, गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और गरीब और अमीर होता गया है। और
वो मैं तो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को इसका उदाहरण ऐसे समझाता हूँ, इतनी देर में बस ये मैंने एक सांस ली, इतनी देर में धीरू भाई अंबानी के बड़े लड़के ने पता नहीं कितने करोड़ या कितने लाख रुपए कमा लिए बिना परिश्रम किए। ये जो बिना परिश्रम किए हुए जो धन कमाने की संस्कृति या धन कमाने का तरीका भूमंडलीकरण ने पैदा किया है, वो मनुष्यता के लिए खतरनाक है, इसको समझना होगा। मुझे जो इस सत्र की संयोजक मैडम ने जो आदेश दिया था कि मैं थोड़ा सा साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में बात करूं, और तो मैं सोचता हूं मैंने 15 मिनट की विषय पर कुछ बात करने की कोशिश की, मैं 15 मिनट दूसरी बातें कर लेता हूं जिनमें पत्रिकाएं और नवाचार पर मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। एक जो बात मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी वो मैं नहीं कह पाया, अब कह देता हूँ, अब याद आई मुझे। ये सच में खुशी की बात है कि राजस्थान का शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग इतना सक्रिय हुआ है कि इस कोरोना वाले समय में अपने राज्य के शिक्षकों के लिए उन्होंने लगातार इस तरह के कार्यक्रम, मुझे 2-3 ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी का मौका मिला है। और देखिए, मैं अपना एक अनुभव आपको सुनाता हूँ। दिल्ली में जब आप मेट्रो में यात्रा करते हैं तो कानून तो हमारे देश में बहुत सारे बने हुए हैं कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ छींकना मना है, या यहाँ सिगरेट पीना मना है इत्यादि। लेकिन कानूनों का सम्मान करना, कानूनों का पालन करना हम भारतीय कितना करते हैं ये भी हम सब जानते हैं। तो मेट्रो में एक बड़ी अच्छी बात मैं देखता हूँ, मेट्रो ट्रेन जो है, जो दिल्ली की लोकल ट्रेन है, उसके अंदर क्या होता है कि बार बार शम्मी नारंग की आवाज में, जो किसी जमाने में दूरदर्शन पर समाचार सुनाते थे, उनकी आवाज में बार बार कुछ उद्घोषणाएं होती है। मसलन आप मेट्रो में खाना पीना मना है, मसलन महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर न बैठे, बार बार शम्मी नारंग की आवाज में ये बात आती है। तो मैं देखता हूँ अपवाद वहां भी मिलेंगे, हमारे नालायक लोगों की, हमारे देश में नालायक लोगों की कमी नहीं है जो महिलाओं की सीटों पर भी छाती चौड़ी करके बैठ जाएंगे। लेकिन अधिकांश मामलों में मैंने देखा है कि ये होता है कि आदमी खड़ा हुआ है, महिला वाली सीट खाली पड़ी है, आप उसे कह रहे हैं कि बैठ जाओ, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये लेडीज की सीट है, अभी कोई आएंगी तो वो बैठेंगी, मुझे नहीं बैठना चाहिए। तो ये सेंसिटाइज करने का काम जो मैंने देखा कि बड़ा असर होता है। मेरे एक मित्र तो इसीलिए प्राइवेट बस में नहीं बैठते थे और राजस्थान की रोडवेज में बैठते थे कि वो कहते थे कि रोडवेज वाले साल में एक बार समझाते हैं अपने सारे ड्राइवरों को कि तुम्हारे पीछे 50, 60, 70 जान है, उनकी जान की रक्षा करना तुम्हारा काम है, प्राइवेट में कोई नहीं समझाता। तो ये सेंसिटाइज करना बड़ी बात है। तो ये जो हमारा राजस्थान का शिक्षा विभाग जिस तरीके से अपने अध्यापकों को सेंसिटाइज करना, तो अनुचित होगा ये शब्द काम में लेना, लेकिन असर तो होता है। मान लीजिए मुझे भी आज अगर अग्रवाल साहब ने 3-4 किताबों का जिक्र किया, उनमें से कोई 2 किताबें मैंने नहीं पढ़ी, तो मेरे मन में भी तो आएगा कि मुझे पढ़नी चाहिए या अब तो पढ़ लेनी चाहिए, तो इसका बड़ा असर होता है। तो मैं नवाचार की बात कर रहा था, तो उसमें राजस्थान का ही एक उदाहरण दूं और आप सब लोगों को जान के अच्छा लगेगा। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उस कॉलेज में हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा चाहे कि उसकी वो फीस जमा नहीं करवा पा रहा है किसी वजह से, उसकी साल भर की फीस या परीक्षा की फीस, किताब नहीं खरीद पा रहा है इत्यादि इत्यादि, तो कोई संकट की बात नहीं है। हम उसको सगर्व ये कहते हैं, हम अध्यापक लोग, कि तुम एक बार हमारे कॉलेज में आ गए हो तो अब तुम्हें बीए अच्छे तरीके से पढ़ा के भेजना हमारी जिम्मेदारी है, अब तुम हमारे परिवार के सदस्य हो गए हो। उसको या तो कॉलेज किसी तरह से स्कॉलरशिप दे देगा, और अगर कॉलेज मान लीजिए कोई ऐसी दिक्कत है कि नहीं उस बच्चे का नहीं उसमें हो पा रहा है, तो जो पुराने हमारे विद्यार्थी हैं वही इतनी मदद कर देते हैं कि उस बच्चे का जीवन कभी संकट में नहीं आएगा जब तक कि वो इस कॉलेज का छात्र। तो इंटरनेट और जो अभी कोरोना की वजह से जो पढ़ाई पर दिक्कतें आई है, उन सब के तोड़ हमारे यहाँ होंगे, इसको कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैं अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ, वो अच्छी बात ये है कि राजस्थान के मित्रों ने भी इस कोरोना के संकट में ऐसे ऐसे प्रयोग किए कि जिनको मैंने वहां से अनुकरण किया और उनका उपयोग किया। मुझे पढ़ाया है जिन्होंने मेरे शिक्षक रहे हैं, आदरणीय हिमांशु पंड्या, रानीवाड़ा नाम की एक छोटी सी जगह जालोर या सिरोही जिले में कहीं है, वहां वो पढ़ाते हैं और वहां उनके कॉलेज में शायद 3 या 4 शिक्षक हैं कुल। तो हिमांशु जी ने YouTube पर कुछ हिंदी साहित्य से संबंधित पाठ्यक्रमों से संबंधित
कुछ वीडियो और कुछ लेक्चर अपलोड किए। वो वीडियो और लेक्चर इतने उपयोगी लगे मुझे कि मैंने अपने विद्यार्थियों को, सारे विद्यार्थियों को रिकमेंड किए कि तुम्हें इनको सुनना चाहिए। तो ये तो कोरोना जनित नवाचार हो गया, कोरोना की वजह से हमने किया, लेकिन हमारे इस कॉलेज में, इसी कॉलेज का मैं उदाहरण देता हूँ आपको, सारे तकनीकी नए नए माध्यमों के बावजूद हम लोग हाथ से लिखकर एक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन करते हैं। साल में 2-3 अंक उसके निकालते हैं और उस पत्रिका का नाम है हस्ताक्षर। और वो पत्रिका, उस पत्रिका का महत्व या उस पत्रिका का महत्व तो मैं क्या कहूंगा, अपने मुंह से तारीफ करने जैसी बात हो जाएगी, लेकिन अशोक वाजपेयी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति अपने कॉलम में उसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि संसाधनों की कमी की बात करना हमेशा अच्छा नहीं लगता। इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाकर कह देता हूं, हम सब ज्यादातर हिंदी के अध्यापक हैं। हम में से कितने अध्यापक हैं जो हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं नियमित तौर पर पढ़ते हैं, खरीदते हैं या उनको पैट्रनाइज करते हैं? भाई, आप, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम ये तो चाहते हैं कि भारत में भारतीय संस्कृति बची रहे, हम ये तो चाहते हैं कि भारत में हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोग बचे रहें और हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोगों का सम्मान हो, मान हो, लेकिन उसके लिए, इस काम को करने के लिए जो जरूरी उपाय हैं, उन उपायों को करने की जहमत हम नहीं उठाते। कहा जाता है कि देश में इतने हिंदी अध्यापक हैं, पूरे हिंदुस्तान में इतने हिंदी अध्यापक हैं, स्कूल और कॉलेज के सब मिला ले तो, कि अगर वे सारे हिंदी अध्यापक साल में सिर्फ 2-2 किताबें भी खरीदें तो हिंदी के प्रकाशन उद्योग को अभूतपूर्व गति मिल जाए। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग साल में 2 किताब भी नहीं खरीदते, शायद नहीं खरीदते होंगे, तभी ये बात निकल कर आई और ये ऐसी बातें हमको सुनने को मिलती है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को अपनी अपनी भूमिकाएं भी देखनी चाहिए, हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना पड़ेगा। दूसरों को दोष देते रहने से, दूसरों को या व्यवस्थाओं का रोना रोते रहने से समाधान नहीं निकलता। एक पत्रिका के संपादन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, बनास जन, जिसका जिक्र किया। उस पत्रिका के बारे में केवल इतना सा मुझे कह देना उचित होगा कि पिछले 10-12 साल से वो पत्रिका निकल रही है और मैंने जब उस पत्रिका को निकालने की मैंने योजना बनाई थी, या जब वो निकालना शुरू किया था, तब यूजीसी और पीयर रिव्यूड जर्नल और केयर लिस्ट जैसी कोई बात कहीं नहीं थी, बल्कि उल्टा हुआ ये कि मैंने तो साहित्य की पत्रिका निकाली थी। संकट ये है कि रिसर्च की मैगजीन निकलती नहीं है, हिंदी में नहीं है, उनका अभाव है, तो उन रिसर्च के सारे काम का दबाव भी हमारे जैसी पत्रिकाओं पर आता है जिनका रिसर्च से सीधे कोई संबंध नहीं है। तो मैं आज ही अपने मित्रों से यहाँ कॉलेज में बात करते हुए कह रहा था, और बनय सिंह जी जो राजस्थान शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये बात कहूंगा, क्योंकि वो सीधे सीधे राज्य सरकार के संपर्क में रहते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये अगर चाहते हैं कि राजस्थान में या हमारे देश में पूरे शिक्षा में रिसर्च की गतिविधियां बढ़ें, तो रिसर्च की गतिविधियां बढ़ें ये कहने से नहीं होगी। आपको ये अनिवार्यतः करवाना होगा कि हर विश्वविद्यालय का विभाग, चाहे हिंदी विभाग हो, चाहे संस्कृत विभाग हो, चाहे गणित का विभाग हो, वो अपनी अपनी पत्रिकाएं निकाले। अगर वो, आप कल्पना कीजिए, हमारे देश में अगर 500 या 700 विश्वविद्यालय हैं और मान लीजिए 700 विश्वविद्यालयों में से 600 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है, 600 विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग अगर 600 रिसर्च जर्नल निकालने लगेंगे तो ये छपने छपाने का संकट ही खत्म हो जाएगा। और विश्वविद्यालयों के लिए एक पत्रिका निकालना तो वैसा ही है जैसा कि इस तरीके के कार्यक्रम में आप हमारी अजमेर कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा बिठा के चाय पिलाते, क्या उसमें कितना बड़ा धन या कितना बड़ा क्या लगने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात कि अगर रिसर्च के लिए, शोध के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना है तो उसकी शुरुआत यहाँ से करनी होगी। आप ऊपर से शुरुआत करेंगे, आप ये तो कह रहे हैं अध्यापक से कि भाई तुम्हारे 4 आर्टिकल होंगे तब तुम्हें रीडर से प्रोफेसर का बनाने तुम बन पाओगे, लेकिन आप वो कहाँ छपवाएगा? तो फिर आप सीधे सीधे उसको चोरी के लिए या गलत काम के लिए बाध्य कर रहे हैं। वो उटपटांग जगह पर पैसा देकर अपना पर्चा छपवाएगा, गलत काम करेगा और एक गलत किस्म का सब जगह बोलबाला होगा।
तो बहरहाल मैं संकेत पर्याप्त है, आप लोग मेरा आशय समझ गए होंगे। आखिर में यही कहना चाहता हूं मैं कि इस पूरे नए दौर में मंडलीकरण के बाद हमारे सामने आया है, इस नए दौर में जो साहित्य के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए कॉलेज में ही पढ़ाते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके नोट्स ही थे जिन नोट्स को हम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का ग्रंथ मानकर अपने माथे पर लगाते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो मैं शुक्ल जी के उदाहरण से ये आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि एक अध्यापक ने ऐसे नोट्स बनाए कि 100 साल बाद भी हिंदी के तमाम पाठक, हिंदी के तमाम अध्यापक और विद्यार्थी उनको माथे से लगाए घूम रहे हैं। तो हम इतना ना कर सकें तो कम से कम ये तो करें कि अपने समय की सही सही अच्छी वास्तविक रचनाशीलता का की पहचान करें, उसको मान दें, उसका मूल्यांकन करें। और आप मान के चलिए कि हिंदी में इतने मंच तो उपलब्ध हैं कि हम ईमानदारी से, ढंग से अगर अपने समय के साहित्य का कायदे से मूल्यांकन करेंगे, कायदे से उस पर बातचीत करेंगे, तो उसको सुनने के लिए, उसको महत्व देने के लिए मंचों की कमी कभी नहीं। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग ने जो ये नई परंपरा शुरू की है, नया एक चलन शुरू किया है वेबिनार वाला, ये कोरोना तो चला जाएगा, उसको तो जाना ही होगा, लेकिन कोरोना के जाने के बाद भी इस तरीके की गतिविधियां कुछ नहीं लगता है। अगर मान लीजिए अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज के मित्र मुझे कोरोना जाने के 6 महीने बाद में या साल भर बाद भी किसी दिन फोन करके कहें कि आप आज हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए इस विषय पर आधा घंटा बोल दीजिए, 1 घंटा बोल दीजिए, कोई मना नहीं करेगा। हिंदी का अध्यापक अभी इतना लालच से नहीं भरा हुआ है कि वो उसके लिए आपसे 2000 रुपए की मांग कर ले। और अगर मान लीजिए मांग ले तो आप पल्लव को छोड़ के दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी को बुला लीजिए, अनेक आपके पास विकल्प मौजूद है। मैं कहना यही चाहता हूं कि नवाचारों को बंद मत होने दीजिए और अपने निजी शैक्षिक उन्नयन के लिए, हमें अपने उन्नयन के लिए हम अच्छे अध्यापक बन सकें, हम रिसर्च में और ज्यादा कायदे से जुट सकें, इसके लिए जो भी संभव तौर तरीके हों उनको अपनाने में, उनके लिए जुट जाने में हम पीछे ना आते। तो मैं आखिर में आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना, और जीसीए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया और अपने प्रांत, अपने राजस्थान के लोगों के बीच में आने का मौका दिया। इसे सौभाग्य ही कहूँगा, क्या कहूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में सबसे पहले अपने व्याख्यान में ये बताया कि आज जो हम हिंदी और साहित्य की बात कर रहे हैं उसके लिए विद्यार्थी और पाठक कहाँ से लेकर आए। फिर आपने साथ में ही दूसरी एक बात कही जो बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है कि विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में हिंदी विषय में सैकड़ों हजारों विद्यार्थी प्रवेश के लिए आते हैं और हम एक अच्छे विद्यार्थी को प्रवेश दे पाते हैं जो आगे बढ़कर हमारे समाज में योगदान देते हैं। आपने 3 विषमताओं की और वर्तमान समय की 3 विषमता या चुनौती कही है, उस पर आपने प्रकाश डाला, या कहिए कि विशद चर्चा की, भूमंडलीकरण की बात कही, आदिवासियों का विस्थापन एवं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित आपने बात कही। आपने अपने दूसरे सत्र के अंतर्गत ही, या यूं कहूं कि अपने व्याख्यान का जो दूसरा पहलू था पत्राचार और नवाचार, उस पर आपने हम लोगों के बारे में या हमारे जो निदेशालय है कॉलेज शिक्षा उसके बारे में काफी कुछ प्रशंसा करी। सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे जो राजस्थान के जितने भी महाविद्यालय है और जिन्होंने कोरोना काल के अंतर्गत जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो या वेबिनार, ज्ञान गंगा के माध्यम से जो कार्यक्रम किया उसकी आपने यहाँ पर व्यापक फलक पर चर्चा की और उसकी सराहना की। सर हम बहुत बहुत आपके आभारी है। साथ ही आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जितने विभाग हैं उन विभाग यदि पत्रिकाओं का संपादन या प्रकाशन करवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे देकर, जिनकी सीमा 7, 8, 10 हजार तक भी चली जाती है, वो पैसे देकर कहीं ऐसी जगह पर अपने बहुत अच्छे आलेख
न छपवाए, बल्कि उन्हें एक माध्यम मिल जाएगा अपने ही महाविद्यालय में एवं विभाग में। सर, ये महाविद्यालय आपका ऋणी रहेगा कि आपने बहुत, जैसा आपका व्यक्तित्व है वैसा ही आपने प्रभावशाली ढंग से अपना व्याख्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने तृतीय सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे तृतीय सत्र में हमारे वक्ता, प्रख्यात वक्ता है डॉक्टर बनय सिंह जी। उनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विभाग की सह आचार्य डॉक्टर दीपा सहाय। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के हमारे द्वितीय सांसद वक्ता है डॉक्टर, मैं डॉक्टर शब्द सुमनों के द्वारा सर का सादर अभिवादन करती हूँ और उनके परिचय के संबंध में 2 शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहती हूँ। सुना कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर बुझाए कोई ऐसे इनके आवाज नहीं, किसी महफिल में छूट जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। डॉक्टर बनय सिंह वर्तमान में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक के रूप में पदस्थापित हैं और मूल रूप से हिंदी विषय के सह आचार्य हैं। आप मूलतः राजस्थान के पूर्वी धार भरतपुर के निवासी हैं। आपकी विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा भरतपुर में ही हुई है तथा आपने अपना शोध कार्य राजस्थान में बाल साहित्य विषय पर किया है। प्रकाशन के क्षेत्र में आपकी 2 पुस्तकें दुष्यंत कुमार और नई कविता, एक अनुशीलन और अपने अपने अजनबी अस्तित्व को प्रकाशित हो चुकी है। आप एक श्रेष्ठ शिक्षक होने के साथ ही साथ बहुत ही सक्रिय शोधकर्ता भी हैं। आपने अब तक देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में शोध पत्रों का प्रकाशन करके हिंदी साहित्य के अध्येताओं का ज्ञान वर्धन किया है। इसके अतिरिक्त आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में भी आपने पत्रवार्ता किए हैं। आपने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर लेखन कार्य किया है। आपकी बड़ी क्षमता का सम्मान करते हुए आपको पूर्व में हरियाणा की तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सिलेक्शन कमेटी का सदस्य नियुक्त किया था। वर्तमान में आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के BOS सदस्य हैं तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति के सदस्य भी हैं। साहित्यिक अभिरुचि के अतिरिक्त सामाजिक सरोकारों से सीधा जुड़ाव आपके व्यक्तित्व को और भी अधिक अनूठा है। वर्तमान में राज्य सर्कल के राजस्थान के राज्य समन्वयक भी हैं। आपने इसी NGO के जिला संभाग समन्वयक रहते हुए सामाजिक मुद्दों और समाज के लिए उपयोगी भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक सेमिनार, वर्कशॉप और सिम्पोजियम का आयोजन किया है। इनकी विशेषता यह है कि आप कोरोना काल में भी प्रदेश का दौरा किया, मास्क जागृति अभियान, रैलियों का आयोजन तथा नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया। स्वयं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद समाज के लिए अपनी योगदान जिम्मेदारी को निर्भीक होकर पूरा किया। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर बनय सिंह आज आदिवासी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। सर, आप अपने व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज आ रही है? मैडम मेरी आवाज आ रही है? अग्रवाल साहब और पल्लव जी के बोलने के बाद कुछ रह नहीं जाता। बावजूद उसके भी अगर आपका आदेश हुआ है, सर का सानिध्य मिला है, पल्लव जी को सुना है, तो सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ GCA का, वहाँ के प्रशासन का और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर प्रतिभा यादव जी, कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर सुनीता गहलोत जी, हमारी जुझारू नेता और भूगोल वेत्ता डॉक्टर सुनीता पचौरी जी, अल्पना गोखरू मैडम, अंजू गुप्ता मैडम, दीपा साहे, उर्मिला पारीक, मोनिका मिश्रा, ललिता शर्मा
रेणु पूनिया और जीसीए महाविद्यालय का समस्त परिवार, जैसा कि मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि अग्रवाल साहब के, चूंकि अग्रवाल साहब हमारे हर तरह से श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, अग्रजन्मा हैं, आदरणीय हैं, हमारे नेता हैं, साहित्य के भी नेता हैं, शिक्षकों के भी नेता हैं, एक अच्छे कथाकार हैं, अच्छे प्रशासक हैं और हमारे बनास जन के संपादक, और दिल्ली में एक साहित्य की अलग जगह रहे। हमारे नवोदित आलोचक, प्रतिष्ठित आलोचक जो हिंदी के बड़े हस्ताक्षर हैं, भाई पल्लव जी, उनको सुनने के बाद, बोलने के बाद, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जो पहले पढ़ा लिखा, कभी मैं कल सर से जिक्र कर रहा था, अब तो अपन दूसरी चीजों में हो गए। बावजूद भी इसके जब आदेश हुआ है, सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि भाई दर्पण निष्क्रिय होता है, चुनौतियां विमर्श बन के उभर रही हैं, राजनीति हमारी जो लाशों पर महबूज आज भी कर रही है। पल्लव साहब ने कहा कि भाई पारंपरिक विषयों को हाशियों पर डाला जा रहा है, बड़ा समकालीन संदर्भ उन्होंने उद्धृत किया और साथ ही हमें निर्देशित किया कि भाई अगर रिसर्च की गतिविधियां बढ़ानी है तो प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी पत्रिका निकाले। निश्चित रूप से सर आपके आदेश की पालना करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, औद्योगिकरण, भूमंडलीकरण और राष्ट्रवाद, धर्मांधता, सांप्रदायिकता, बाजारवाद, मुनाफा आदि की जो प्रवृत्तियां समाज में और देश में जन्म ले रही हैं, उससे निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियां साहित्य के सामने, हिंदी साहित्य के सामने, समाज के सामने और आम जन के सामने खड़ी हो रही हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का इस्तकबाल करूंगा कि आपने इस समकालीन संदर्भों पर मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपनी बात रख सकूं, तो मैं सुनीता पचौरी जी मैडम के लिए, सुनीता गहलोत जी के लिए और प्रतिभा यादव जी की पुनः एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जैसा कि बहुत सारी चीजें निकल के आई, डीपी अग्रवाल साहब ने किसानों की दुर्दशा और निरंकुश शासन व्यवस्था के प्रति संकेत किया। पल्लव जी ने पर्यावरण विमर्श और प्रदूषण के ऊपर विमर्श किया। आज का जो धर्मांधता है, हमारी जो इतनी धर्मांधता और सांप्रदायिकता की जो स्थिति बनती जा रही है, तो मैं 2-3 चीजें आपके सामने व्यक्त करूंगा। आज की जो समकालीन विमर्श है, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से अस्मिता का संकट, विस्थापन की चुनौतियां, किसानों की दुर्दशा, निरंकुश शासन व्यवस्था, कमजोर पड़ते लोकतांत्रिक मूल्य, बढ़ता हुआ अधिनायकवाद, संवादहीनता, संविधानहीनता, भटकता हुआ युवा, सामूहिक अपराध भावना, असहमति के प्रति संवेदनहीनता, भय और विभाजन के विचार, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती, कृत्रिम राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति की आत्मा का क्षरण कर रहा है, बढ़ता जातीयवाद और जातीय संघर्ष, भाषाई चुनौतियां, रोमन भाषा, मोबाइली भाषा, आतंकवाद, संप्रदाय, लव जिहादी, परिवारों की टूटन, शिक्षा का राजनीतिकरण, संस्थाओं के एक प्रयोगशाला, महामारी कोविड, इन सारी तमाम चीजों पर हम अपना एक ध्यान केंद्रित करते हुए मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यूरोप में उपन्यास को आधुनिक चेतना से जोड़ते हुए इसे आधुनिक युग का महाकाव्य कहा, क्योंकि उपन्यास भी आधुनिक युग का महाकाव्य है। और आज के परिवेश में भारत में लोकतंत्र निर्माण की प्रक्रिया में जो अस्मिताएं छूट गई थी, अर्थात जिन्हें मुख्य धारा से हाशिए पर डाल दिया है, वे अपने को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर रही हैं। और उपन्यास विधा इसका सबसे कारगर विधा है। इसके माध्यम से दमित अस्मिताएं, दलित, आदिवासी, स्त्री व अन्य अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। 21वीं सदी में जो अस्मिताएं उभर कर सामने आई, न केवल सामने आई बल्कि उन्होंने खुद को स्थापित कर मुख्य धारा के सामने चुनौती रखी कि उनका भी भारतीय सामाजिक लोकतांत्रिक निर्माण में उतना ही अधिकार है जितना मुख्य धारा का दलित अस्मिता ने अपने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के भाव को लेकर साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी उस उपस्थिति को मजबूती के साथ दर्ज किया है।
उपन्यास के माध्यम से आदिवासी विमर्श यथार्थ को उनके साथ हो रहे शोषण दमन को केंद्र में रखकर उनकी सच्चाई को सामने लाया जा रहा है। आदिवासी समुदाय जिनको पहचान के नाम पर वनवासी, जंगली कह दिया जाता है, आज भूमंडलीकरण के दौर में उनका निवास जंगली खतरे में है। आज विकास के नाम पर उनका विस्थापन किया जा रहा है। शोषण दमन की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। इससे आदिवासी जीवन की न केवल स्वायत्तता, राष्ट्रीयता और सामूहिकता संकटग्रस्त हुई है, बल्कि उसके अस्तित्व पर भी प्रशंसन लगता जा रहा है। आदिवासी जीवन आज न केवल पुनः आंदोलित है, बल्कि यह अपने सामाजिक अस्मिता के अन्वेषण के साथ अपनी क्षरणशील सांस्कृतिक पहचान को भी बनाने की चिंता से भरा हुआ है। इसलिए आदिवासी चेतना का साहित्य भी लिखा जा रहा है, तो दूसरी ओर हिंदी औपन्यासिकता आदिवासी अस्मिता, पहचान और संघर्ष को अभिव्यक्त करने की कोशिश भी कर रही है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा, आदिवासी साहित्य पर जब हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों में जगाई चेतना हमारा ध्यान खींचती है। आज भारतीय स्तर पर आदिवासी साहित्य की चर्चा शुरू हुई है। अनेक भारतीय भाषाओं में आदिवासियों की जीवन समस्याएं, जीवन संघर्ष, शोषण को लेकर के साहित्य लिखना आरंभ हुआ है। ये साहित्य आदिवासियों के जल जीवन, जंगल से खदेड़ने की त्रासदी को डंके की चोट पर व्यक्त कर रहा है। आदिवासी साहित्य स्पष्ट कर रहा है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और आज हमें ही निर्वासित किया जा रहा है। सामाजिक बदलाव के दर्शन की औपन्यासिक यथार्थ में रूपांतरित, सामाजिक बदलाव के दर्शन की औपन्यासिक यथार्थ में रूपांतरित किस तरह पेश किया जाता है, इसका उदाहरण आदिवासी जीवन पर लिखे गए उपन्यास हैं। प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन को केंद्र रखकर उपन्यास लिखे गए, जिनमें प्रमुख रूप से रामजीत सिंह का कृत्य वन बहिंगनी, मन्नन द्विवेदी का रामलाल, देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, नागार्जुन का वरुण के बेटे आदि उपन्यास हैं। इन प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन को केंद्र में रखकर उनके रहन सहन, उनकी नैतिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। बाद के उपन्यासों में उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों का जो विषय लिया, उसमें आदिवासी समुदाय के शोषण दमन का जो ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से आदिवासी समुदाय अपने संघर्ष की धार को तेज कर निरंतर संघर्ष कर रहा है, इसका वर्णन किया है। इस प्रकार के उपन्यासकारों, जिन प्रमुख उपन्यासकारों को नाम लिया जाता है, उनमें संजीव, मनमोहन पाठक, भगवान दास, मोरवाल, राकेश वत्स, पुन्नी सिंह, तेजेंद्र, रणेंद्र का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। आदिवासी समुदाय के शोषण दमन को रेखांकित करते हुए भूमंडलीकरण के दौर में उनका जीवन कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। इसका चित्रण संजीव ने अपने उपन्यास किशनगढ़ की अहेरी, सर्कस धार, सावधान नीचे आग है, पामतले की दूब, जंगल जहां से शुरू होता है, रह गई दिशाएं इसी पार इत्यादि उपन्यासों में किया है। उन्होंने सावधान नीचे आग है एवं धार उपन्यास में क्रमशः बिहार और बंगाल के कोयला अंचल में स्थित कोयला खानों में व्याप्त कोयला मजदूरों के नार के जीवन तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के शोषण का यथार्थ चित्र अंकित किया है। धार उपन्यास में उन्होंने मजदूरों की अपनी सहकारी खदान का विकल्प भी पेश किया है। आमतले धूप की कथाकृति छोटा नागपुर के पठारी इलाके की दो की है। मनमोहन पाठक का उपन्यास गगन घटा गहरानी, जिसमें उन्होंने झारखंड के आदिवासी समुदाय के ऊपर सामंती उत्पीड़न को लक्ष्य करके उद्घाटित किया है। आदिवासी समुदाय को लक्ष्य करके लिखा गया भगवान दास मोरवाल का काला पहाड़, जिसमें स्वार्थी राजनेताओं के द्वारा लाभ पाने के लिए सांप्रदायिकता की आग में भोले वाले आदिवासी समुदाय के साथ जो षड्यंत्र किया गया है, उसकी कथा वर्णित है। पुन्नी सिंह कृत पाथर घाटी का शेर, राकेश वत्स का जंगल के आसपास, मैत्री पुष्पा का अलमिया कबूतरी, तेजेंद्र सिंह का काला पाथर आदि ऐसे उपन्यास हैं जिनमें उपन्यासकारों ने आदिवासी समुदाय के शोषण दमन का जो चक्र भूमंडलीकरण में उद्योगपतियों द्वारा, सरकार संगठित प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा है, उसका वर्णन किया है। ये उपन्यास केवल आदिवासी समुदाय के शोषण दमन का वर्णन ही नहीं करते, अपितु आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति तथा भौगोलिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए जो संघर्ष करता है तथा जो चुनौती देता है, उसका भी जीवन दस्तावेज है। 21वीं सदी में जब भूमंडलीकरण, औद्योगिकरण अपने चरम पर है तथा विकास के नाम पर आदिवासी समुदाय को उनके मूलभूत आवश्यकताओं जल, जीवन, जंगल से बेदखल किया जा रहा है, ऐसे में संकट केवल उनके अस्तित्व पर ही नहीं, उनकी संस्कृति पर भी है।
इसी बात को केंद्र में रखकर आदिवासी समुदाय पर केंद्रित 2 उपन्यासों का नाम ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश, इन दोनों उपन्यासों का प्रणयन कथाकार रणेंद्र ने किया है। उपन्यास का रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता सिर्फ उपन्यास न होकर आदिवासी समुदाय खासकर असुर का इतिहास भी प्रस्तुत करता है, जिसमें उन्होंने एक जगह पर अब तक के असुरों के बारे में जनमानस में बनी धारणा पर प्रहार करते हुए लिखा है। सुना तो था ये इलाका असुरों का है, किंतु असुरों के बारे में मेरी धारणा थी कि वो खूब लंबे चौड़े काले कलूटे भयानक दांत बांत निकले हुए माथे पर सिंग सांग लगाए हुए होंगे, लेकिन लालचंद को देखकर सब उलट पलट हो रहा है। इसी उपन्यास में रणेंद्र ने असुरों का जो संघर्ष मुख्य धारा के साथ रहता है, वह संघर्ष केवल आज का ही नहीं बल्कि सदियों से लगातार पीछे रहने के लिए विवश किए जा रहे असुरों की कहानी का मर्म खोलता है। ग्लोबल गांव के देवता असुरों का वैश्विक परफेक्ट पेश कर उसका इतिहास प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ इस भूमंडलीकरण के दौर में उनकी सांस्कृतिक पहचान के ऊपर हो रहे हमलों को उद्घाटित करता है। उपन्यास के एक पात्र ललिता के शब्दों में असुर संस्कृति को समझा जा सकता है। महादनिया महादेव ये नहीं, लंगटा बाबा के हमारे महादेव वह पहाड़ है जो हमें पालता है। हमारी सरना माई ना केवल खसुआ घास है बल्कि हमारी सारी संपत्तियों में समाई है। हम सारे जीवों कीट पतंगों को भी अपने से अलग नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अन्न की अवधारणा ही नहीं, समाज के पास इतनी बड़ी सोच है कि उसे लंगटा बाबा या किसी अन्य की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है रणेंद्र जी का दूसरा उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता में आदिवासी समाज के हो रहे शोषण दमन को ग्लोबल सोच के साथ दिखाया है तथा इन तमाम यातनाओं के बावजूद भी आदिवासी समाज अपने संघर्ष को नहीं छोड़ता बल्कि निरंतर संघर्ष के साथ विश्व पटल पर अपनी दर्ज कराता है। रणेंद्र जी का दूसरा उपन्यास जो भी हाल ही प्रकाशित होकर आया है, गायब होता देश, जिसमें उन्होंने मुंडा आदिवासी समुदाय को केंद्र में रखकर अपने शोषण दमन संघर्ष को कथा का माध्यम बनाते हुए मुंडा समाज की इतिहास संस्कृति की विश्लेषित करते प्रसिद्ध कथाकार संपादक विचारक रमेश उपाध्याय ने गायब होता देश के बारे में लिखा है। ये उपन्यास भूमंडलीकरण यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस उपन्यास में नरेंद्र ने मुंडाओं के लाखों वर्ष पुराने इतिहास को दिखाया है। मुंडाओं के पर वर्तमान के अतीत को जोड़ने के साथ साथ विषय को जोड़ते हुए लेखक ने उपन्यास के प्रमुख पात्र सोमेश्वर के माध्यम से कहता है, लेकिन इतना तो तय है कि लेमुरिया समुद्र प्रकट हुआ, पुनः समुद्र डूब गया, लेकिन नए युग के साथ वह पुनः प्रकट हुआ। रमेश उपाध्याय इस उपन्यास के लिए लिखते हैं कि इस उपन्यास में वर्तमान व्यवस्था विकास के नाम पर आदिवासियों की इन उन्नत सुंदर और टिकाऊ सभ्यता संस्कृति को समूल नष्ट करने पर तुली हुई है। देशी विदेशी कारपोरेट बिल्डर भूमाफिया मीडिया खदान कंपनियां केंद्र और राज्य सरकारें सभी आदिवासियों की जमीन जंगल और जल हड़पने उन्हें उनके पहाड़ों में छिपी संपदा को लूटने तथा उन्हें मारपीट गाने के दर्द बनाने पर तुले हुए हैं। इधर इन दोनों झारखंड के आदिवासियों क्षेत्रों में मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा किए जा रहे उत्खनन का किस तरह से जल जंगल जमीन और वहां के मूल निवासियों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका शोध पूर्वक विस्तृत वर्णन महुआ मांझी ने अपने उपन्यास मरंग गोड़ा नीलकंठ में किया है। यह उपन्यास मुख्य रूप से यूरियन उत्खनन से उपजी पर्यावरणीय समस्या को केंद्र में रखकर किया गया है, किंतु उसके साथ ही साथ यह उपन्यास आदिवासियों की अन्य समस्याओं से भी जुड़ा चलता है। मसलन बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण किस तरह से उनके सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव आ रहा है। देश का अधिकांश खनिज संसाधन आदिवासी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसे निकालने के लिए सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को लाइसेंस देती है और ये कंपनियां खुदाई करने हेतु विशालकाय मशीनें लगाती हैं, जिसके धुएं और कचरों से वहां की नदियों और वातावरण दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अकेले झारखंड से जो विस्थापन की समस्या, अकेले झारखंड से पिछले 10 साल में 10 लाख से अधिक मजदूरों को विस्थापित हो चुके हैं। यूरेनियन मरंगोड़ा के लिए प्रकृति का देव वरदान है, लेकिन वहां के लोगों को क्या पता था कि ये वरदान एक दिन उनके लिए अभिशाप बन जाएगी। यूरेनियन खनन से निकलने वाली विकिरण के प्रभाव चीन के उसकी जन्म
लगता है कि सर का कनेक्शन कट गया है और संवाद नहीं हो पा रहा है। सर ने बहुत ही सुंदर बात की। आदिवासी विमर्श को लेकर उन्होंने अपनी बात का प्रारंभ किया। आदिवासी विमर्श में न केवल आदिवासी साहित्य, जैसे आजकल हरिराम मीणा जी, गंगा साहब मीणा, केदार प्रसाद मीणा जी भी इस प्रकार के साहित्य लिख रहे हैं। अभी हम अपने पुराने साहित्य की ओर भी ध्यान दें तो प्रेमचंद ने अपने गोदान और सदगति कहानी में भी आदिवासी समस्याओं पर अपनी बात रखी है और उनसे उभारा है। प्रेमचंद के अलावा रेणु, संजीव और रणेंद्र आदि का साहित्य, आदिवासी साहित्य न सही किंतु में भी आदि समस्याओं के बारे में हमें चर्चा देखने को मिलती है। डॉक्टर बने सिंह जी ने एक बात कही, जल जंगल और जमीन की, कि अधिकांश संसाधन इन्हीं आदिवासी क्षेत्र में है और बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े लोग अनुबंध के आधार पर इनका दोहन कर रहे हैं, जिससे उनकी संस्कृति और सभ्यता पर तो प्रहार कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारी प्राकृतिक आपदा को भी वो लोग न्योता दे रहे हैं। और किस प्रकार आदिवासी साहित्य इनसे जुड़कर या इनकी समस्याओं को अपने साहित्य में जगह या स्थान देकर लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारे उपन्यासों के बारे में भी बताया और उनका जिक्र किया और उपन्यासों के कोटेशन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात बहुत प्रभावशाली ढंग से रखी, जिसके लिए हम इनके ऋणी रहेंगे। आपने आम न लगी धूप, किशनगढ़ की अहेरी, गगन घटा घनेरी आदि पर आपने अपनी बात रखी। अब मैं दिल से आभार कर रही हूँ और उनसे कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा। अब हमारे बीच में उपस्थित है महाविद्यालय की संरक्षक और प्राचार्य तथा कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा यादव मैम। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप मैम अपने विचार प्रकट करें। मैम सादर आमंत्रित हैं आप। सम्मानीय डी अग्रवाल साहब, वक्ता डॉक्टर सहायक हिंदू पौडेली, डॉक्टर बनेर सिंह जी, हमारे इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर सुनीता गहलोत, अध्यक्ष हिंदी, इस विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर पचौरी, डॉक्टर उर्मिला पारे, पहले आप लोग माफी चाहूंगे स्वागत के लिए, तो मैं किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों का जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा रहा होगा। ये जो समसामयिक चुनौतियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य विषय है, ये अपने आप में एक बड़ा विस्तृत विषय मानती हूँ मैं इसको। समसामयिक चुनौतियां इंटरनेशनल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो हमारे युवाओं से संबंधित हो, चाहे वो महिलाओं प्रति अत्याचार संबंधित हो। ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को लेकर के हमारा हिंदी साहित्य वो क्या कहता है, आई थिंक आप लोगों ने इसके ऊपर विचार किया होगा। हमारे जो प्रबुद्ध वक्ता हैं वो इसमें, हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो सहायक आचार्य
सह आचार्य और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस संबंध में एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी जो टीम महाविद्यालय की इतने अच्छे वक्ता चुने हैं कि इनके बिना या इनके द्वारा भाषण दिया गया है, जो कुछ भी कहा गया वो सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल साहब सर को प्रणाम। जिस समय मैं जोधपुर असिस्टेंट डायरेक्टर थी उस समय आप डायरेक्टरेट में जॉइंट डायरेक्टर के थे और मेरा अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती। काफी लंबे समय तक हम लोग जुड़ते रहे थे और आजकल मैं टच में इस रूप में हूँ कि वो फेसबुक पे भी और राष्ट्रदूत में लेख प्रकाशित होते हैं और समसामयिक विषयों के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, बहुत खुले मन से खुले दिल से उनके विचार व्यक्त करते हैं। उनकी भाषा बड़ी सधी हुई लगती है मुझे। उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जिस तरह के वक्ता हैं, जिस तरह का लिखते हैं, ऐसे जो टीचर हैं मैं उसको उनको सुन नहीं पाई, इसका मुझे अफसोस है। एक बहुत बड़ी बात है। और का जो व्यवहार कुशलता है वो मुझे हमेशा आकर्षित करती है। आपकी लैंग्वेज हमेशा दी हुई बहुत अच्छी लगती है। कोई तीखी आलोचना आपके मैंने कभी आर्टिकल में जनरली मैंने नहीं देखी। आलोचना भी बड़े सधे हुए तरीके से करते हैं। तो आपसे मुलाकात इस बारे में नहीं हो पाई। मैं आपसे कभी सर डॉक्टर बने सिंह जी हैं कॉलेज शिक्षा राज्य। आपसे भी अक्सर मुलाकात होती रहती है मेरी और बड़े खुशमिजाज हैं आप। बड़े बोलने में आपकी शुद्ध हिंदी जो प्रभावित करती है। सभी वक्ताओं और जो डॉक्टर पल्लव हैं, आप गद्य आलोचना में विशेष रुचि रखते हैं। तो ये जितने भी वक्ता रहे हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के उन्होंने निचोड़ लाभान्वित हुए होंगे। इस आयोजन के लिए मैं हमारे महाविद्यालय विभाग के हिंदी विभाग के अधिकारी जुड़े हुए हैं इससे, उनसे तहे दिल से व्यक्त करती हूँ। हमारी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं व्यक्त करती हूँ और विशेष रूप से हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर पल्लव और डॉक्टर आप सभी का दिल से आभार। थैंक यू। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। बहुत ही सुंदर हमारे बच्चों का हिंदी से उस तरह मेल खाती है कि मैं प्रभावित होती हूँ। तो मैं भी बहुत प्रभावित हुई जितनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग आपने किया। निसंदेह मैम आपने चुनौतियों के लिए अपनी चिंता जाहिर की और आपने यह भी बताया नेताओं ने अपने इस उद्बोधन में इन चिंता और चिंतन और विश्लेषण के माध्यम से एक नई दिशा समाज को, साथ ही शोधार्थी, विद्यार्थी और जो हमारे प्रबुद्ध साथीगण हैं उनको दी होगी। नए आयाम इससे जरूर जुड़ेंगे इस वेबिनार से। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुनीता पचौरी, सहायक निदेशक अजमेर संभाग को, कि वे आए और अपने विचार यहाँ रखें। निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में आए। आपका स्वागत है मैम, सादर आप आमंत्रित हैं। पढ़ रहा हूँ भैया, लग रहा हूँ।
अभी तो बंद हो रहा है शायद, क्या हो गया देखना इसको, हमें क्या पता, हम तो जानते नहीं तुम्हें टेक्निकल नहीं, तुम लोग कर रहे हाथ अभी वो भूल नहीं रहे वहां से। अच्छा मेरा बंद कर देना, ध्यान पर क्या लिखा है, किसने क्या लिखा है, बीच में बोलते हैं ना, ये नेट भी अब खत्म होता जा रहा है कैसे, मेरा नेट और के डॉक्टर बने सिंह हमारे जाने माने नेताजी हैं और अच्छे लेखक भी हैं, समालोचक भी हैं, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास के नाम और उनके साथ जो समय की चुनौतियां हैं किस और ज्यादा प्रभावित हुई। जिस तरह से सामाजिक मुद्दों पर राष्ट्रकूट के बहुत लेखक खुले दिल से उनके विचार में वो जिस तरह के बताए हैं उनको सुनना अपने आप में मैं एक बहुत बड़ी बात है। मतलब वो झारखंड का हो संबंध मुझे हमेशा कभी भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग के मैंने कभी पाठ्यक्रम में और आज अभी धन्यवाद के पात्र है, आपने इस वेबिनार में समय दिया। मैं साथ ही इस महाविद्यालय की कार्यक्रम के आयोजन है मैम को भी धन्यवाद, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष आपसे मुलाकात सुनीता गहलोत, उनकी पूरी टीम जिसमें मैडम उर्मिला है, दीपा साह है, मैडम शबा है, मोनिका मैम है, साथ ही हमारी जो टीम है गवर्नमेंट कॉलेज की जिसका भी पूर्ण सहयोग रहा। कुछ तकनीकी ध्यान उत्पन्न हुए लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे वक्ता आप तक पहुंचाना चाहते थे वह बहुत आसानी से आप तक पहुंचा और सबने ग्रहण किया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मैम, आपका पूर्ण सहयोग शीर्षक और सभी ने आपने पूरा सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। अब मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष और कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर सुनीता गहलोत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और औपचारिक धन्यवाद हमारे सभी सहभागियों को दें। नमस्कार, सम्माननीय प्राचार्य एवं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा यादव मैडम, सहायक निदेशक अजमेर संभाग डॉक्टर सुनीता पचौरी मैम, परम आदरणीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, डॉक्टर बनय सिंह जी और इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी प्रतिभागी एवं मेरे विभाग के साथियों, धन्यवाद पूरी करते हुए सर्वप्रथम मैं हमारी प्राचार्य एवं संरक्षक डॉक्टर प्रतिभा मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न हो सका। सहायक निदेशक डॉक्टर सुनीता पचौरी जी का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य परम आदरणीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद मुझे अत्यल्प समय की सूचना पर सहज सहमति प्रदान की एवं अपने अनुभवों से लाभान्वित किया। प्रख्यात वक्ता डॉक्टर पल्लव जी एवं डॉक्टर बनय सिंह जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमें अपने सार ज्ञान से अवगत कराया। इसी क्रम में तकनीकी समन्वयक डॉक्टर बी उमा एवं तकनीकी आयोजन सचिव डॉक्टर विकास जी के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना इस वेबिनार की कल्पना नहीं की जा सकती थी। केंद्रीय तकनीकी समिति के सभी सदस्यों का भी हृदय से आभार व्यक्त, विशेष रूप से डॉक्टर रेणु पुनिया जी एवं डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी का, जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया। अंत में भी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर
इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अपने आपके साथियों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने एक टीम की तरह कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ कार्य किया। सभी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही यह कार्यक्रम संभव हो सका। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बनाइए, इसमें से ले दिया था ये तो धन्यवाद मैम। आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आपको फीडबैक फॉर्म का जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, और आप जब तक फीडबैक फॉर्म नहीं भरोगे तब तक आपको ई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, और तब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट न हुए। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना और इसे सफलता की ओर अग्रसर किया या ले गए। बहुत